हेलो दोस्तों, मरीन इंजीनियरिंग हब में आपका स्वागत है। मैं रवि गुप्ता, आपका नरेटर, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे ओजोन लेयर डिप्रेशन के बारे में। आज का वीडियो सेकेंड वीडियो है मार्पल एनेक्सिस के ऊपर, जो बात करता है रेगुलेशन 12 के बारे में, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होता है आज की वीडियो में हम जानेंगे। ओजोन लेयर डिप्रेशन होता क्या है वो भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे रेगुलेशन 12 के हिसाब से ओडीएस का रिक्वायरमेंट क्या है। उसके साथ साथ ओडीएस का मेंटेनेंस और ऑपरेशन कैसे किया जाता है। उसके साथ साथ क्या क्या प्रोहिबिशन है और डेलिबरेट इमिशन क्या बोलते हैं। उसके साथ इन्वेंट्री रिकॉर्ड हम कैसे मेंटेन करते हैं ओडीएस का। उसके बाद हम जानेंगे सर्टिफिकेट एंड कंप्लायंस किस तरह मेंटेन करते हैं और क्या पोर्ट और इन्फोर्समेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है। उसके बाद हम जानेंगे ओडीएस का ऑल्टरनेटिव क्या है। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो के एंड तक आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में एज पर रेगुलेशन 12 ऑफ मार्पल एनेक्स 6। उसके बाद कहीं आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो के बाद इंटरव्यू, ओरल्स, रिटेन सब कुछ दे सकते हैं और हर एक सवाल का जवाब दे पाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहले ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जानने के बारे में पहले जानते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन होता क्या है, ओजोन लेयर होता क्या है। ओजोन लेयर एक तरह का लेयर है जो स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में होता है, जो इस प्रकार दिखता है। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो एक लेयर है उसे हम कहते हैं ओजोन लेयर, जो इस प्रकार दिखता है। इसका मेन काम क्या है कि ये हमें यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है। यूवी रे से प्रोटेक्ट करता है जो हमारा सन से आ रहा है। अगर हम यूवी रे से प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, उससे अगर मेरा यूवी रे, अगर मेरा ओजोन नहीं है, ओजोन लेयर अगर मेरा एटमॉस्फेयर में नहीं है, तो यूवी रे जो सन से निकल रहा है वो डायरेक्टली हमारा अर्थ पे आएगा, जिससे क्या होगा, हमें स्किन कैंसर, आँखों की बीमारी, कैटरैक्ट हो सकता है और हमारे इकोसिस्टम को ओवरऑल टेम्परेचर भी बढ़ सकता है और एनिमल्स को भी बहुत हार्म हो सकता है। इसके लिए हमें ओजोन लेयर चाहिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में। ये ओजोन लेयर का क्या करता है, जितनी भी यूवी रे उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है टू द गैलेक्सी, जिससे क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम बचा रहता है। अब ओजोन लेयर डिप्रेशन होता क्या है। ओजोन लेयर डिप्रेशन का मतलब ये है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से हम कुछ हार्मफुल गैस को एमिट कर रहे हैं, जैसे CFC, SCFC, हैलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन का डिप्लीशन कर रही हैं। तो उन गैसों को कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं CFC मॉलिक्यूल्स का। ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ये आपका 3 क्लोरीन है, 1 फ्लोरीन है। जब ये आपका एटमॉस्फेयर पे जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर रिलीज होकर जब ओजोन के वहाँ पहुँचता है, तो ये यूवी रे इससे रिएक्ट होके इस क्लोरीन को अलग कर देती है, जिसे कहते हैं फ्री क्लोरीन। ये फ्री क्लोरीन ओजोन से रिएक्ट करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाता है और ClO, क्लोरीन प्लस O, ऑक्सीजन, ClO मॉलिक्यूल्स बनाता है। और ये रिएक्शन एक चेन रिएक्शन की तरह होता है और ये एक मॉलिक्यूल्स, एक फ्री क्लोरीन मॉलिक्यूल्स करीब 10,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिप्लीट कर सकता है। और इससे क्या होता है कि ओजोन का बीच में एक होल हो जाता है और यूवी रे डायरेक्टली अर्थ तक पहुंच सकता है। वो सब्सटेंस जो ओजोन को डिप्लीट करे उसे हम कहते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। उसका इम्पैक्ट क्या है अब हमने जाना। अब जानते हैं रेगुलेशन 12 के बारे में। इस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में बात शुरू हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में 1987 में, जिसके बारे में हमने बात किया कि ओजोन लेयर का डिप्रेशन हो रहा है और 1987 में इसके बारे में बात की। तो ये पाया गया कि 4 प्रमुख गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये 4 प्रमुख गैस हैं जो ओजोन का डिप्रेशन कर रही हैं। इसको बैन किया जाए। इसीलिए इन गैसों को हमने एनेक्स 6 के द्वारा बहुत हद तक बैन किया और इनके यूजेस पे रेगुलेशन लाए। अब किसी का एक प्रश्न ये हो सकता है कि अगर कोई इक्विपमेंट
जो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, अगर वो कम्प्लीटली सील हो तो क्या ये रेगुलेशन इस पे लागू होगा? नहीं, वो इस पे लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं ओडीएस के रिक्वायरमेंट में। अभी ये बोला गया कि 19 मई 2005 के बाद जो भी शिप बनेंगे उसमें हम लोग सिर्फ हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करेंगे, उसके अलावा और कोई गैस यूज़ नहीं करेंगे। इसका मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आपका मिथाइल ब्रोमाइड, हैलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब के यूजेस को बैन कर दिया गया। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होने के बाद हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का भी सब्स्टिट्यूट पा लिया, तो हमने 1 जनवरी 2020 को हाइड्रोक्लोरोकार्बन का भी यूज़ को बैन लगा के हमने उस नए सब्स्टिट्यूट को मार्केट में लाए। उसके बारे में हम बात करेंगे बाद पे। अब जो हमारा शिप 2005 से पहले का बना है या जो हमारा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर रहा है, उसके लिए अब ये बोला गया कि नए ऑल्टरनेटिव, अभी हम 2024 पे हैं, तो नए गैस को हम स्लोली जब मेंटेनेंस करेंगे या अगर हम रिफ़िल करेंगे तो उस टाइम पे स्लोली हम नए गैस को यूज़ करेंगे और ओल्ड गैस को आसानी से निकाल देंगे। मतलब ओडीएस मतलब रेगुलेशन टूल ये बोलता है कि आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो ऑलरेडी शिप में इंस्टॉल किया हुआ है, जो रीफर गैस जिसमें ओजोन डिप्लीटिंग का पोटेंशियल है, जो शिप में ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, उसको तुरंत हटाओ मत, उसको स्लोली हम फेज आउट करेंगे और न्यू ऑल्टरनेटिव से, ताकि हमारा शिपिंग इंडस्ट्री इम्पैक्ट ना हो। सो ग्रेजुअली फेजिंग आउट हम यूज़ कर रहे हैं, जिसकी बेसिस हम स्लोली जो ओडीएस इक्विपमेंट में जो गैसेज है उसको रिमूव कर रहे हैं और जो न्यू कंपैटिबल गैसेज है जो लेस हार्मफुल है एनवायरनमेंट को, वो यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं डेलिब्रेट एमिशन की। डेलिब्रेट एमिशन क्या होता है? मार्पोल एनेक्स 6 रेगुलेशन 12 स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करता है डेलिब्रेट एमिशन को। डेलिब्रेट एमिशन मतलब ये होता है कि हम जानबूझ के इंटेंशनली कुछ भी काम करते वक्त रीफर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, जो एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। मतलब अगर एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वाले रिफ्रिजरेंट को अगर हम एटमॉस्फेयर में जानबूझ कर रिलीज करें, उससे हम लोग कहेंगे डेलिब्रेट एमिशन। सो जब भी हम कोई तरह का मेंटेनेंस, सर्विसिंग, रिपेयरिंग या डिस्पोजिंग ऑफ कर रहे हैं, सो हमें ये इंश्योर करना है कि हम कोई भी डेलिब्रेट एमिशन ना करें। उसके साथ साथ कोई भी तरह का इंटेंशनल वेंटिंग आउट भी डेलिब्रेट एमिशन ही कहलाएगा और वो प्रोहिबिट है। अगर जहाज़ पे कोई एक्सीडेंट हो गया या अगर किसी तरह का रीफर बर्स्ट आउट हो गया या आपका रीफर का कंप्रेसर फट गया और उसके दौरान आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस रिलीज हुआ, तो वो अनइंटेंशनल एमिशन में आएगा और वो कवर्ड है। मतलब उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं है। एक्सीडेंट हो सकता है बट इंटेंशनली नहीं करना हमें, अनइंटेंशनली हो सकता है बट इंटेंशनली नहीं करना। इंटेंशनली हमें क्या करना है, उसे प्रिवेंट करना है एटमॉस्फेयर में जाने के लिए। कैसे? रिसाइकिल करके रिकैप्चर करना है हमें उस ओडीएस इक्विपमेंट को। इसीलिए ऑनबोर्ड हमारे रीफर या एसी को कौन देखता है? इलेक्ट्रिकल ऑफिसर देखता है, अलॉन्ग विद द थर्ड इंजीनियर विद द सुपरविजन ऑफ द चीफ इंजीनियर। सो जो भी इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग होना चाहिए कि कैसे हम गैस का रिफिलिंग करेंगे, कैसे हम इसका मेंटेनेंस करेंगे, क्या क्या हम पैरामीटर्स देखेंगे ताकि एक्सीडेंटल रिलीज ओडीएस इक्विपमेंट का प्रिवेंट हो। अब बात करते हैं इन्वेंट्री और रिकॉर्ड के बारे में। सो जो भी आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसका एक रिकॉर्ड बुक होता है, जिसे कहते हैं ओडीएस रिकॉर्ड बुक, जो दिखता इस प्रकार का है। इस ओडीएस रिकॉर्ड बुक में हम लोग मेनली ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे जहाज़ पे कितना ओडीएस है, मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस टाइप का रिफ्रिजरेंट कितना जहाज़ पे है, कौन कौन सा इक्विपमेंट ओडीएस यूज़ कर रहा है, उसके साथ साथ क्या क्या हमने उसमें मेंटेनेंस किया है या कोई रिपेयर किया है, कोई सर्विसिंग किया है, किस तरह का डिस्पोजल हमने किया है, रिसाइकलिंग करके, रिकैप्चर करके। उसके बाद अभी वो ओडीएस इक्विपमेंट और वो ओडीएस का रीफर कहाँ पे, किस जगह पे लोकेटेड है, ये सारा चीज़ हमें इस रिकॉर्ड बुक पे रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। और एक प्रॉपर इन्वेंट्री भी मेंटेन करना पड़ता है, जो हमारा शिप का चीफ इंजीनियर और कंपनी को भेजना पड़ता है। नाउ ये अगर रूल्स एंड रेगुलेशन हम कंप्लाई करेंगे तो हमें
IAPP सर्टिफिकेट में ये मेंशन किया जाएगा कि शिप कंप्लाई कर रहा है ODS का रेगुलेशन एज पर एनेक्स 6 के हिसाब से, और जो IAPP सर्टिफिकेट देगा उसमें वो मेंशन किया जाएगा। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारा शिप को डिटेन भी किया जा सकता है। सो IAPP सर्टिफिकेट में एक कॉलम रहता है जिसमें हमें टिक मार्क मिलता है, लिखा रहता है कि ये जहाज़ ODS का एनेक्स 6 का रेगुलेशन फॉलो कर रहा है। सर्वे के हिसाब से पहले एक इनिशियल सर्वे होता है, उसके बाद पीरियोडिक और आपका इंटरमीडिएट सर्वे होता है, जिसमें ये चेक किया जाता है कि आप ODS के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अब बात करते हैं पेनाल्टीज एंड इन्फोर्समेंट की। अगर ये पाया गया कि आप बैंड ODS सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं जहाज़ पे, तो आपके जहाज़ को फाइन या आपके जहाज़ को सर्टेन केस में डिटेन भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ कंपनी का रेपुटेशन भी डैमेज हो सकता है। सो इसके लिए आप एज ए इंजीनियर्स या एज ए डेक ऑफिसर पता होना चाहिए कि क्या क्या ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है और उसका प्रोहिबिशन यूज़ पता होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव क्या क्या है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का। सो बेसिकली ऑल्टरनेटिव ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का पहला था वो है हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन। आफ्टर 2020 तब हमने हाइड्रोफ्लोरो HFC कार्बन को बैन कर दिया 2020 के बाद, तो हम लेके आए हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन को, जो इस प्रकार का दिखता है। HFC दिखता इस प्रकार का है और ये दिखता है इस प्रकार का है। सो अभी आपने देखा होगा कि हम लोग पहले 2020 के पहले यूज़ करते थे गैस R134 है, R404 है, बट अब नए जहाज़ों में इंस्टॉल किया जा रहा है हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन रेफ्रिजरेंट, जो बेसिकली 1234 YF गैस यूज़ करते हैं, 1234F JD गैस यूज़ करते हैं। ये एक कार्बन का डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स वाला रेफ्रिजरेंट है। सो बेसिकली हाइड्रोफ्लोरोकार्बन 2005 के बाद CFC को रिप्लेस करता है, बट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का एडवांटेज ये है कि एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, बट प्रॉब्लम ये था कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है, जो इसीलिए क्लाइमेट एग्रीमेंट के दौरान इसे फेज आउट करना पड़ा और हम न्यू गैस के सब्स्टिट्यूट में हमें HFO मिला, हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ गैस जैसे एमोनिया, CO2, हाइड्रोकार्बन, ये अब आराम से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पहले बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट अब चैलेंजेस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण बहुत कम हो गए हैं। इसके बारे में मैं वीडियो में बात करूँगा अगले वीडियो में, अलग अलग टाइप के नेचुरल रेफ्रिजरेंट के बारे में और हाइड्रोफ्लोरोओलेफिन के बारे में। सो रेगुलेशन 12 को अगर सिनॉप्सिस में बोला जाए तो क्या है? रेगुलेशन 12 एक ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो ये बात करता है कि हमें ODS वाले इक्विपमेंट को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कोई तरह का हमें डेलिबरेट एमिशन नहीं करना है, और हमें उसके साथ साथ ये यूज़ करना है कि न्यू टाइप का जो आपका गैस है वो यूज़ करें और एमिशन को प्रिवेंट करें। इन सब चीज़ों के बारे में ही रेगुलेशन 12 बात करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में अगर मैंने आपको कुछ इनपुट दिया हो, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ आपके लिए यूज़फुल वीडियो बनाया है, सो प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप को और मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं, कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये